श्रोताओं प्रस्तुत है सेहत संबंधी कार्यक्रम आरोग्य। आज के इस आधुनिक दौर में भी आपने देखा होगा बड़ी सारी बीमारियों को अनदेखा किया जाता है। जैसे आज भी लोग डिप्रेशन को बीमारी नहीं समझते हैं, इलाज नहीं करवाते हैं। इसी तरीके से आपने कुछ शब्द सुने होंगे, जैसे फोबिया की बात होती है। इसे लोग डर भी समझते हैं, वहम भी समझते हैं। अब ये डर है, वहम है, बीमारी है, क्या है? आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे, क्योंकि फोबिया अक्सर हमने देखा है, कुछ लोग ऊंचाई से डरते हैं, कुछ लोग आग से डरते हैं, कुछ लोगों को पानी का फोबिया होता है। हर एक इंसान को ये चीज़ें वेरी करती हैं, बदलती जाती हैं। आजकल के दौर में अगर हम देखें तो हालांकि कोविड-19 कोरोना के केसेस काफ़ी कम हो चुके हैं, लेकिन वो एक फोबिया जो आज से 2 साल पहले इंसानों को घेर चुका है इस कोरोना के बारे में, वो आज भी लगता है उनके साथ साथ चल रहा है। उससे भी काफ़ी सारे लोग बीमार हुए हैं, डिप्रेशन के शिकार हुए हैं, मानसिक तनाव के शिकार हुए हैं। लेकिन हमने जो आज जोर देना है, विशेष तौर पर बात करनी है, वो है एग्जामिनेशन फोबिया। क्योंकि 2 साल से बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, कॉलेज नहीं जा पाए, यूनिवर्सिटी नहीं जा पाए। लेकिन अगर एग्ज़ाम देने हैं, पहले तो यही समझा जाता था कि ऑनलाइन सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अब उन्होंने कहा कि नहीं, ऑफलाइन आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। परीक्षा को लेकर बड़े सारे बच्चे जो हैं वो फोबिया के शिकार हो जाते हैं। तैयारी भी की होती है, लेकिन जब एग्जामिनेशन सेंटर, परीक्षा केंद्र में पहुंचते हैं, वहाँ पर घबराहट की वजह से वो अपने जो एग्ज़ाम्स हैं, जो अपनी परीक्षाएं हैं, ठीक तरीके से नहीं दे पाते हैं। मेडिकल टर्म में फोबिया किसे कहा जाता है और एग्जामिनेशन फोबिया क्या है, आज हम इस विषय पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर राकेश बनाल, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। आप हमें बताइए, फोबिया शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है, ये क्या है? बीमारी है, डर है, वहम है? जैसे आपने कहा कि जो मानसिक रोग हैं, अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हैं, लेकिन इसके बारे में जानकारी बहुत कम है। डिप्रेशन अगर आप ले लें तो एक बहुत बड़ी बीमारी है, जो कि अगर हम WHO की बात करें तो उसका कहना है कि अब वो दुनिया की सेकंड मोस्ट कॉमन बीमारी बन गई है। तो इसी तरह से और बीमारी हैं, एंग्जाइटी हो जाना, किसी को फोबियाज हो जाना। तो एंग्जाइटी अगर आप समझें घबराहट होना, तो ये एक बड़ा ही कॉमन सिम्टम है। लेकिन कब हम कहेंगे कि ये घबराहट नॉर्मल है या ये अब नॉर्मल है, क्यों घबराहट हो रही है? तो देखें, थोड़ी बहुत घबराहट हम सबको होती है। और जैसे आपने कहा कि एग्जामिनेशन फोबिया होना, तो एग्जामिनेशन में थोड़ी बहुत घबराहट होनी या थोड़ा उससे घबराना, ये कुछ हद तक नॉर्मल सी बात है। अगर हमें घबराहट ना होगी, शायद हम एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन ही न कर पाएँ। लेकिन एक टाइम आ जाता है कि अगर आपको इतनी घबराहट हो रही है कि आप प्रिपरेशन के आप पढ़ ही नहीं पा रहे हैं और घबराहट ही ज़्यादा आप पे आ रही है और आप बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं उसकी तरफ, और फिर हमें समझना चाहिए कि ये कुछ हद तक एक प्रॉब्लम बन चुकी है हमारे लिए। तो एग्जामिनेशन फोबिया हो गया। और जैसे आपने कहा कि पहले हम समझें कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस क्या है एक नॉर्मल फोबिया में या नॉर्मल घबराहट में और अब नॉर्मल घबराहट में। तो अगर हम फोबियाज की बात करें तो फोबिया को डिफाइन कैसे किया जाता है, वो है कि इरेशनल फियर ऑफ ए ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और एक्टिविटी। यानी कि एक इरेशनल फियर है जो यानी कि समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है, लॉजिकल नहीं है, लेकिन आप फिर भी घबरा रहे हैं उस चीज़ से। एक सिचुएशन है कोई, उससे घबरा रहे हैं, कोई चीज़ है कोई, उससे आप घबरा रहे हैं। जैसे आपने पहले कहा कि कोई हाइट से घबराता है, कोई किसी जानवर को देख के घबरा जाता है, कोई पानी को देख के घबरा जाता है। तो बड़े इरेशनल होता है। दूसरे आदमी को लगेगा ये क्यों घबरा रहा है इस टाइम, लेकिन उस आदमी के लिए उस टाइम घबराहट आना नॉर्मल है। उसको आ रही है घबराहट, इसलिए वो घबरा रहा है उससे। और इसी तरह से सोशल फोबियाज अगर हम बात करें तो सोशल फोबिया देखा जाता है, सोशल सिचुएशंस में फोबिया हो जाना, उसको हम सोशल फोबिया कह देते हैं। स्पेसिफिक फोबिया, जैसे मैंने कहा कि किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में फोबिया होना। और एगोराफोबिया एक तरह का फोबिया जहाँ पे हमारी जो फैमिलियर सेटिंग्स है उससे अवे जब हम होते हैं, ओपन स्पेसेस में होते हैं, वहाँ पे फोबिया हो जाना, तो वो भी एगोराफोबिया कहता है। तो इस तरह से फोबिया के डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन जो कॉमन चीज़ उसमें यही है कि एक घबराहट होना, एक चीज़ से आपको डर लगना, जो कि दूसरे आदमी के लिए बिल्कुल नॉर्मल हो सकती है। जैसे मैं अगर कहूँ कि किसी को पहाड़ चढ़ने का एक एडवेंचर है,
तो उसके लिए वो बड़ी एडवेंचर की बात है, वो पहाड़ पे चढ़ना चाहता है, उसको मज़ा आता है, वो हो सकता है पैसे इकट्ठे करके पूरे महीने के बाद वहाँ पे जाना चाहे। लेकिन एक दूसरा आदमी, उसके लिए ये एक एंग्जाइटी का विषय है, उसको ये घबराहट हो जाती है कि मैं कैसे उस सिचुएशन को फेस करूँगा। तो जब वो इरेशनल है, जो रैशनल नहीं है, उसके पीछे कोई वजह समझ नहीं आती कि क्यों ये इससे घबराहट, तो हम उसको फोबिया कह देते हैं। फोबिया तो आपने कह दिया कि वजह नहीं पता है, लेकिन फिर भी हम घबरा रहे हैं। देखिए, अगर हम इस चीज़ को, जैसे आप नॉर्मल की बात कर रहे हैं, आपकी तैयारी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कई बार जब आपको इंटरव्यूज के लिए जाना पड़ता है, नौकरी के सिलसिले में हो या किसी और सिलसिले में हो, आपको पता होता है कि मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे ऐसी कोई कमज़ोरी नहीं है, ऐसा कुछ ये नहीं है कि मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन यूं ही आप इंटरव्यू लेने वाले के सामने जाते हैं, आपके होठ सूखना शुरू हो जाते हैं, आप कई बार बोल नहीं पाते हैं जो बोलना चाहते हैं, तो वो भी एक क्या इंटरव्यू फोबिया है, ये क्या है? उसको हम सोशल फोबिया से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सोशल फोबिया है, एक सोशल फोबिया बेसिकली फोबिया है सोशल सिचुएशन का। एक सिचुएशन, यहाँ पे आपको दूसरों के सामने बैठना पड़ता है, जो वो दूसरे जो को आप पहले नहीं जानते, जिनको आप पहले से नहीं जानते, और स्क्रूटनी कर सकते हैं, वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं। जैसे क्लास में अगर देखें, कई क्लास होती है और किसी बच्चे को एकदम टीचर कहता है आप खड़े होकर ये मुझे आंसर दे दो उस क्वेश्चन का, तो वो घबरा जाए। तो सोशल फोबिया उसको कैसा है। इंटरव्यू के टाइम कई लोग, ऐसे तैयारी बड़ी अच्छी है, सब कुछ अच्छा पढ़ा है, तैयारी है, लेकिन जब वो अंदर इंटरव्यू देने जाते हैं तो एकदम उनको घबराहट शुरू हो जाती है। और जब भी घबराहट शुरू होगी अक्सर, और उस टाइम जो जितनी उनकी परफॉर्मेंस हो सकती थी, जो वो अच्छा कर सकते थे, वो नहीं कर पाते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस में डाउन हो जाता है, असर पड़ जाता है, उतना अच्छा नहीं कर पाते। तो इंटरव्यू जो कि हो सकता था वो सिलेक्ट हो जाते, अच्छे से कर पाते, वो नहीं कर पाते, तो परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती, जिसका कारण रहता है सिंपल एक फोबिया, जिसका यानी कि अगर वो पहले उसको बात को समझ सकें, क्योंकि जैसे आपने पहले कहा कि लोगों को पता नहीं है, लेकिन अगर कोई समझे इसको और समझे कि ये बीमारी है जिसका इलाज है, और इलाज ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ दवाइयों का इलाज, और चीज़ें इलाज, कुछ तो अपने लेवल पे आदमी कर सकता है, कुछ जो अगर आपको लगे कि नहीं हो पा रहा तो प्रोफेशनल हेल्प होती है, जिसमें काउंसलिंग का रोल रहता है, कुछ थेरेपी स्पेसिफिक रहती हैं इसके लिए, और फिर अगर लगे तो इन दवाइयों का भी माइल्ड में कभी थोड़ा बहुत यूज़ करके इन चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं इन चीज़ों को। दूसरा, जैसे एग्जामिनेशन फोबिया की हम बात कर रहे थे, वो भी किस्म का जो इंटरव्यू, वो भी इम्तिहान ही है, एग्जामिनेशन भी आपका इम्तिहान ही है। लेकिन अगर हम बचपन से शुरू करते हैं कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जो ज़्यादा वनरेबल ग्रुप में आते हैं, जो ज़्यादा प्रोन होते हैं इस फोबिया के, एग्जामिनेशन के, या कौन से बच्चे ऐसे भी हैं जैसे आप कहते हैं ना कि पूरा साल पढ़ते रहते हैं, पूरा साल स्टडी करते रहते हैं, लेकिन फिर भी परीक्षा केंद्र में आपने देखा होगा फिर भी घबरा जाते हैं वो। अब मैं उन बच्चों से शुरू करना चाहता हूं कि जो बच्चे स्कूल जाने से ही घबराते हैं, वो भी क्या एक फोबिया है? जी, बिल्कुल। स्कूल फोबिया एक टर्म है जो कि मानी गई है, इनके हम कंडीशन है जिसको हम देखते हैं बच्चों में होता है कि बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते, बाकी घर में है वो ठीक है, लेकिन जब स्कूल की बात करें तो वो जाना नहीं चाहता, रोने लगता है, या कोई बहाना बना देता कि पेट खराब है, ये है, पेरेंट्स उसको नहीं भेजते। और एक करते करते हम कई पेशेंट हमारे पास बच्चे आते हैं कई बार कि महीना, 2 महीने, 3 महीने हो गए स्कूल ही नहीं जा रहा है, लेकिन बाकी ठीक है, ज़िंदगी अच्छी जी रहा है, सब ठीक है, घर में अगर कहो तो पढ़ भी लेता है, लेकिन स्कूल में नहीं उसको जाने का। तो उसके लिए भी इलाज रहता है कि उसको भी हम अगर काउंसलिंग से ज़्यादा हद तक और कुछ हद तक अगर दवाई में भी लगे तो, और तरीके जो हम उनको बताते हैं कि कैसे वो उसको ले जाएंगे। अगर जैसे अगर स्कूल फोबिया है तो हम एक तरीका उसमें रहता है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, जिसको कह सकते हैं कि एकदम हम उसको एक्सपोज नहीं करते पूरे दिन के स्कूल के लिए, तो जस्ट वो पहले दिन जाएगा स्कूल, जस्ट घूम फिर के थोड़ा स्कूल देख के आ जाएगा वापस, अगले दिन जाएगा, एक क्लास पढ़ेगा। तो ऐसे ऐसे सिस्टमैटिक एक्सपोजर देते हैं, तो कई बार वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता सीख जाता है कई बार। लेकिन हमें उसमें ये भी देखना है कि बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा रहा। एक तो हो गया स्कूल फोबिया, उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि स्कूल में क्या उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, या स्कूल में कोई उसको तंग कर रहा है, या कहीं उसके टीचर्स का प्रेशर ज़्यादा रह रहा है, तो वो भी हमें देखना है। और कई बार हमारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा बच्चों से आजकल हम जो कर बैठते हैं कि बच्चे को स्कूल, अगर आप देखें तो सिर्फ स्कूल पढ़ाई के लिए नहीं है, स्कूल बच्चे की सोशल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बच्चे की साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो स्कूल में पढ़ाई तो एक पार्ट है, जस्ट अगर आप देखें बाकी चीज़ें भी हैं, बच्चे को स्पोर्ट्स में भी स्कूल में ही आजकल सीखना है, उसको अब बाकी बच्चों से मिलता है तो इंटरेक्ट करता है, उसको सोशल डेवलपमेंट होती है, टीचर से इंटरेक्ट करता है, अपने बड़े क्लासमेट से इंटरेक्ट करता है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है। तो ये सब कुछ स्कूल का पार्ट है। तो अगर स्कूल नहीं जाना, जैसे अगर आप देखें कोविड के टाइम ये हुआ है कि अराउंड मार्च 2020 में WHO ने कोविड को एक पैंडेमिक घोषित किया था,
तो उसके बाद अब 2 साल हो गए हैं, तो अब जाके हमारे स्कूल खुलने लगे हैं थोड़े थोड़े। लेकिन अगर आप देखें 2 साल बच्चे बहुत सारे क्लासेस के नहीं जा पाए स्कूल, तो उनके लिए जो हम देखेंगे कि अगर उनका कितना सोशल लॉस हो गया है डेवलपमेंट का, कितना साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का लॉस हुआ है, पढ़ाई का तो हुआ है, कुछ हद तक ऑनलाइन क्लासेस चली हैं, बच्चों ने पढ़ाई भी की है, लेकिन जो दूसरी चीज़ों का लॉस हुआ है वो भी हमें देखना है। तो उसके बाद ये ज़रूरी है कि इसके लिए पूरी सोसाइटी को एज सोसाइटी हमें समझना है, एज पेरेंट्स हमें समझना है कि हम देखें कि बच्चे दोबारा से स्कूल, अब कई बच्चों को ये प्रॉब्लम आ सकती है कि जब दोबारा स्कूल जाना है उनके लिए, क्योंकि 2 साल से नहीं गए हैं, तो फोबिया एक डेवलप हो जाए, एक डर डेवलप हो जाए कि स्कूल में अब मैं क्या करूँगा। तो उसमें उनको दोबारा स्कूल ले जाना, पूरी सोसाइटी का उसमें रोल रहेगा, पेरेंट्स का रोल रहेगा, टीचर्स का रोल रहेगा कि बच्चों को हम एकदम इनके फ्लड ना कर दें, एक्सपोज ना कर दें एकदम बड़ी पढ़ाई से, यहाँ से स्लोली सिस्टमेटिकली उनको एक्सपोजर दिया जाए, इंटरेक्शन जो बच्चों से वो दोबारा से स्टार्ट करें, क्लासेस टीचर उनको सपोर्ट करें, पेरेंट्स उनको सपोर्ट करें, क्योंकि इस टाइम हम सबको, अगर आप मैं कहूँगा कि हम सबको एक दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत है। ये हम पैंडमिक से होपफुली थोड़ा थोड़ा बाहर निकल रहे हैं, तो हर इंडिविजुअल को एक दूसरे की इंडिविजुअल की सपोर्ट करनी है, और उसमें हम दोनों को ही फ़ायदा है, जो सपोर्ट करेगा उसको भी फ़ायदा, जो सपोर्ट लेगा उसको भी फ़ायदा है। बच्चों की बात मैंने की है, सब बच्चों में ऐसा नहीं होता है डॉक्टर साहब, कुछ बच्चे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कभी भी किसी भी सिचुएशन में उसको हैंडल कर लेते हैं। मैंने वल्नरेबल ग्रुप की बात की थी कि वो ऐसे कौन से बच्चे हैं, क्या मतलब शुरू से ही उनका ऐसा रहता है, चाहे स्कूल जाना हो चाहे इम्तिहान देना हो? अगर मैं बात करूं फोबिया डेवलप कैसे होते हैं, कि क्यों किसी को फोबिया होता है किसी को नहीं होता है, तो अगर बात करें हम जेनेटिक्स की या बायोलॉजिकल रीजंस, तो हम देखते हैं कि जिनमें अगर पेरेंट्स को फोबिया है तो उनमें बच्चों में थोड़ा ज़्यादा चांस हो जाता है होने का। कुछ हम देखते हैं कि कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स की प्रॉब्लम रहती है, वो भी हम देखते हैं। कुछ हम देखते हैं कि कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि एंग्जाइटी करते हैं, तो इस सब से हमें पता चलता है कि शायद फोबिया एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें तो साइकोलॉजिकली, तो वो भी हम देखते हैं कि साइकोलॉजिकल काजेज़ भी उसमें पता चलते हैं कि कुछ हम अपने पेरेंट्स से मॉडलिंग होती है, जैसे हम देखते हैं कि एंग्जाइटी पेरेंट मेरा घबरा जाता है तो मैं भी उससे सीख लेता हूँ, तो मॉडलिंग हम पेरेंट्स से सीखते हैं। कुछ चीज़ें हो जाती, कई बार हम कोई एक घबराहट वाली सिचुएशन जहाँ मुझे होती है, डर वाली सिचुएशन, जैसे मैं सांप देख लेता हूँ एक जगह, तो हो सकता है मैं उस जगह को ही डरने लगूँ, उस जगह। अब सांप से मुझे डर नहीं, उस जगह से डर होना, तो ये सब साइकोलॉजिकल कॉजेज में भी आ जाता है। फिर सोशल कॉजेज आ जाते हैं इसके, फिर लर्निंग आ जाती है, हम सीख लेते हैं कई बार। हम अब सिर्फ जो फियरफुल सिचुएशन, जैसे अब एग्ज़ाम मेरा डेट शीट लगी एग्ज़ाम की, तो मैं सिर्फ अपने एग्ज़ाम के बारे में ही 24 घंटे सोच रहा हूँ कि मेरा एग्ज़ाम आ गया, मैं पढ़ूंगा, मैं ये करूंगा, नहीं पढ़ाई, और इतना उसमें घुस जाता हूँ कि मैं और कुछ नहीं देख रहा हूँ लाइफ में। जबकि एग्ज़ाम अगर आप देखें तो लाइफ का एक पार्ट ही है, कोई ज़िंदगी एग्ज़ाम नहीं है, एग्ज़ाम एक उसका हिस्सा है, ज़िंदगी का छोटा सा हिस्सा है। तो अगर मैं सिर्फ एग्ज़ाम के बारे में ही 24 घंटे सोच रहा हूँ, सिर्फ पढ़ाई के बारे में ही सोच रहा हूँ, तो ना तो मुझसे पढ़ा जाएगा ना फिर एग्ज़ाम दिया जाएगा। तो अगर मैं उस टाइम ये भी सोच रहा हूँ ठीक है मेरा एग्ज़ाम है, मैं उसके लिए प्रिपेयर करना तो ज़रूरी है, थोड़ी घबराहट होगी मुझे, मगर उसके साथ साथ मैं अपनी फिजिकल एक्टिविटी का भी सोच रहा हूँ, मैं अपने खाने पीने का भी सोच रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों से भी मिलने का सोच रहा हूँ। अगर इंटरटेनमेंट है तो मैं कुछ 1 घंटा टीवी भी देख रहा हूँ, क्या इंटरटेनमेंट भी कर रहा हूँ, तो वो ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा एक अच्छी सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं उस तरह से। तो ये सब साइकोलॉजिकल रीजंस भी अगर हम ले लें, फोबियाज या एंग्जाइटी के हैं, कॉग्निटिव रीजंस हैं, इवन बायोलॉजिकल रीजन भी हैं, तो ये सब रीजंस आ जाते हैं। लेकिन किसी एक बंदे को इंडिविजुअलाइज करना कि इसको फोबिया होगा और इसको नहीं होगा, वो तो मुश्किल है। लेकिन देखा जाता है कि कुछ लोगों में ज़्यादा चांस है बच्चों में या कुछ लोगों में फोबिया होने का वनिस्बत बाकियों से। कहीं ना कहीं जो प्रेशर है, क्योंकि आपने कहा कि उसे हर चीज करनी चाहिए बच्चे को, आपने शुरू में भी यही बात की थी कि पेरेंट्स का प्रेशर बड़ा रहता है आजकल, प्रतिस्पर्धा का दौर है, कंपटीशन का दौर है, वो चाहते हैं कि नहीं मेरा बच्चा भी उस बच्चे के मुकाबले से आगे निकले। उस कंपटीशन में भी उस पर प्रेशर होता है कि आप 24 घंटे पढ़ते रहो, 24 घंटे नहीं तो कम से कम दिन में आप 12-14 घंटे तो पढ़ो ही पढ़ो। उसके बाद वो पढ़ाई भी करता है, पूरा साल पढ़ता भी रहता है, यूं ही वो केंद्र में घुसता है परीक्षा के लिए, वहाँ पे सब कुछ भूल जाते हैं। बड़े सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं। जी बिल्कुल, आपने कहा, सही कहा कि पेरेंट्स को ये समझना कि हर बच्चा कि अपना कैलिबर है, हर बच्चे का अपना सोच है, अपना एटीट्यूड है, अपनी इच्छाएं हैं, अपनी चीज़ें हैं जिसमें उसको मज़ा आता है। किसी को
हो सकता है साइंस में मजा आता है तो हम उसको कहते हैं नहीं तू आर्ट्स ले ले, किसी को आर्ट्स में मजा आता है हम उसको साइंस के लिए फोर्स कर रहे हैं। जिनके बच्चे का अपना एटीट्यूड है जो उसको उस चीज़ में ज़्यादा अच्छा वो कर पाएगा अगर हम उसको उसी चीज़ में डालें। किसी को स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है उसमें अगर हम उसको डालें तो हम पेरेंट्स आजकल हम कुछ हद तक बेड़ चाल समझ लीजिए, जो हमें लगता है कि हमारे बच्चे के लिए अच्छा है हम उसी की तरफ ज़्यादा उनको धकेलते हैं, उसकी तरफ ज़्यादा भेजते हैं, कोशिश करते हैं। क्लास में एक ही फर्स्ट आएगा, बाकी तो नहीं आएंगे, लेकिन बाकी भी तो उतने ही इम्पॉर्टेंट है, उनकी ज़िंदगी उतनी इम्पॉर्टेंट है, उनमें उतना ही क्षमता है जितने बाकियों में है। लेकिन यह है कि किसी को किसी में इंटरेस्ट है, किसी को किसी में। अगर मैं आपसे ही पूछूं कि आपके 11th में कितने नंबर आए थे आज, तो आपको मुझे यकीन है आपको नहीं याद होगा, हमें भी याद नहीं। लेकिन आज की दिन में जो 11th का बच्चा अगर पेपर दे रहा है उसके लिए हमने ऐसा बनाया है कि जैसे 11th में उसके अगर 99% नहीं आए तो उसकी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा नहीं है, हर चीज़ का अपना अपना एक रोल है, पढ़ाई का अपना रोल है, लेकिन उसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी चलना बहुत ज़रूरी है। और पेरेंट्स को भी ये समझना ज़रूरी है कि प्रेशराइज करके बच्चों को आप, जैसे आपने खुद कहा कि इतना प्रेशराइज कर दें कि वो जो कर सकता है वो भी ना कर पाए, जो उसका कैलिबर है जितना वो कर सकता है उससे भी वो पीछे हो जाता है। एग्जामिनेशन फोबिया से बचने के लिए जी, अब क्या शुरू से ही बच्चों का ब्रॉटअप वैसा होना चाहिए, पालन पोषण वैसा होना चाहिए, या फिर ऐसे ही वो अपनी स्टडी शुरू करते हैं, उन्हें किस तरीके से स्टडी करनी चाहिए, माँ बाप की क्या भूमिका रहती है ताकि बच्चा जो है कभी घबराए नहीं? ये घबराहट है एक जो फोबिया, एग्जामिनेशन फोबिया जिसे हम कहते हैं, वो अल्टीमेटली होता क्या है? आजकल तो हमने देखा 100% भी बच्चे ले रहे हैं, इसका मतलब उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे सब कुछ याद भी करते हैं, केंद्र में भूल जाते हैं। देखिए, कोई भी घबराहट या कोई एंजाइटी के लिए हमारे पास कुछ टिप्स मैं कहूँगा, जहाँ कुछ तरीके हैं जो सबको फॉलो करना चाहिए। एक तो जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स का सपोर्ट, पेरेंट्स को समझना और उनका सपोर्ट बड़ा ज़रूरी है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हर इंडिविजुअल अपने लिए कर सकता है घबराहट से बचने के लिए। तो उसमें रहता है कि आप, चाहे आपका एग्ज़ाम है चाहे जो भी है, उसके टाइम कुछ चीज़ें जो आप कर सकते हैं, बायोलॉजिकल जैसे चीज़ें मैं कहूँगा कि आप अच्छा खाना खाइए, 3 वक्त का जो हम खाना खाते हैं 3 वक्त का अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खाया जाए। नींद पूरी करना बड़ा ज़रूरी है। कई बच्चे अगर हम देखते हैं तो पूरी पूरी रात पढ़ना शुरू कर देते हैं एग्ज़ाम के टाइम, तो वैसा नहीं है, आपको अपनी नींद पूरी करना ज़रूरी है, जितनी आप करते हैं नॉर्मल नींद पूरी करिए। और बड़ा ज़रूरी है कि फिजिकल एक्टिविटी का टाइम निकालिए, क्योंकि हमने जो स्टडीज़ भी हुई हैं इस पर कि जब जो बंदा ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी, अगर ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में 3 दिन भी अगर करता है आदमी, तो भी उसके जो हैप्पी हार्मोन्स जो हम कहते हैं वो ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, वो ज़्यादा एक्टिव होता है, ज़्यादा, यानी कि चाहे वो कम पढ़ रहा है लेकिन ज़्यादा उसको कंसंट्रेशन बन रही है, ज़्यादा अच्छे से कर पा रहा है। तो ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। एग्ज़ाम तो चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपने जो आपकी हॉबीज़ हैं, किसी को अच्छा लगता है गार्डनिंग करना, किसी को फोटोग्राफी करना, किसी को म्यूज़िक सुनना, तो उसके लिए भी थोड़ा टाइम निकालिए, वो भी करिए, अपनी हॉबीज़ भी क्लियर करिए, अपनों को सपोर्ट करिए, दूसरों को सपोर्ट करिए, जो आपके पेरेंट्स हैं, अपने दोस्त हैं, उनसे इंटरेक्ट जरूर करिए। ये नहीं कि पढ़ाई कब शुरू होगी तो सिर्फ पढ़ाई करनी, इंटरेक्ट करिए, उनसे बातचीत करिए, टाइम निकालिए उस चीज़ के लिए भी। और जितना हो सके अपने आप को, एक तो फिजिकल एक्सरसाइज, एक मेंटल एक्सरसाइज भी करिए। बेसिकली ये सब रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज रहती है, योगा रहता है, मेडिटेशन रहती है। ये सब करने से आदमी को ज़्यादा वो अच्छा कर पाएगा इनफैक्ट कि जितना उसको लगातार पढ़ने से। क्योंकि अगर आप स्टडीज़ पढ़ें देखें तो जो शोध हुआ उससे जो हमें पता चलता है कि ज़्यादातर अगर आप, एक टाइम है जब तक दिमाग भी चीज़ें अंदर ले सकता है, लेकिन एक टाइम आएगा अगर आप दिन में 10 घंटे लगातार पढ़ेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में नहीं घुसेंगी। एक टाइम है जिसके बाद दिमाग भी थक जाता है, उसको टाइम रेस्ट दीजिए और दूसरी चीज़ें भी साथ में करिए, इंटरेक्ट करिए दूसरे लोगों से, बातचीत करिए अपनों से, अपनी हॉबीज़ को पूरा करना चाहिए और अपना अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खा के एक्सरसाइज करनी बड़ी ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को नॉर्मल रखते हैं तो किसी किस्म का भी कोई फोबिया आपको नहीं होगा। जी बिल्कुल, फोबिया से आप बच सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं अब ये चीज़ मेरे से नहीं हो पा रही, तो एक प्रोफेशनल हेल्प लेने में कोई बुरी बात नहीं। आप, हमारा साइकेट्री हॉस्पिटल जम्मू में है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी साइकेट्रिस्ट की सेवाएं उपलब्ध हैं, तो उधर जाके काउंसलर्स की सेवाएं उपलब्ध हैं, उधर जाके उनकी हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं, आप जा सकते हैं और आप देखेंगे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। दवाइयाँ ज़्यादातर फोबियाज़ में हम नहीं दिया जाती हैं, ज़्यादा काउंसलिंग का और उसका रोल रहता है साइकोथेरेपी का, लेकिन अगर ज़रूरत हो कुछ लोगों को दी भी जाती है, लेकिन ज़्यादातर इसमें काउंसलिंग का रोल और साइकोथेरेपी और अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। शुक्रिया जी।
श्रोता तो सुनाते ही सेहत संबंधी कार्यक्रम आरोग्य मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश बनालुंदी कने फोबिया विषयों पर कितनी गलबात सुनी गलबात कराते ही विपुल शर्मा।